Assalamu alaikum. So today's topic is a failure of democracy in Pakistan. अच्छा, what is a democracy? सबसे पहले we have to discuss it. Democracy एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके जो लोग होते हैं, आपके मैसेज जो होते हैं, आपकी अवाम जो है वो पावरफुल होती है. ठीक है, गवर्नमेंट से ज़्यादा कौन पावरफुल है यहाँ पे? पीपल पावरफुल है, मैसेज पावरफुल हैं, आपकी अवाम पावरफुल है. ठीक है, नंबर 1 पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट होती है ना आपकी, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, ये सारी गवर्नमेंट जो होती है, कैबिनेट वगैरह ये सब आ जाता है इसमें. तो आपकी जो सिविलियन गवर्नमेंट है ना, उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि टू फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ मैसेज. ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है. अब ये फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, जो आपकी डेमोक्रेसी फेल हुई है ना, ये कोई न्यू बात नहीं है. ये तब की बात है सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, सिंस 1947. ये फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी वाज वन ऑफ द इश्यूज सिंस द बिगनिंग. ये आपने याद रखना है. क्यों? आपको पता है कि 1947 में हम आज़ाद हुए थे. उसके बाद 1956 तक आपको पता है कि 1958 तक 10 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए थे विद इन 10 ईयर्स. ये कहीं नहीं हुआ, किसी कंट्री में नहीं हुआ. ठीक है, दूसरी बात, उसके बाद 1958 में मार्शल लॉ लग जाती है, फिर 1969 में मार्शल लॉ लग जाती है, फिर 1977 में मार्शल लॉ लग जाती है, फिर 1999 में फिर से फोर्थ मार्शल लॉ लग जाती है. अब देखें ना, मार्शल लॉ का मतलब पता है क्या है? सिविलियन गवर्नमेंट का काम ही ये है कि उनका काम, जो पर्पस है, टू फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ पीपल. ठीक है, लेकिन अब वो करती है नहीं करती वो उन पर है. ठीक है, लेकिन इनका काम ये है, गवर्नमेंट का काम ये होता है. सेकेंडली मैं आपको बताऊं, जब मार्शल लॉ लगती है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो सिविलियन गवर्नमेंट अब चली गई, अब वो वहां पे रूल नहीं कर रही है, अब मिलिट्री का रूल है, अब मिलिट्री डोमिनेंट है. ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा पावरफुल लोग नहीं है, अब मिलिट्री डोमिनेंट है. तो ये क्या है? दिस इज एक्चुअली द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी. ये हम किसकी तरफ जा रहे हैं? अथॉरिटेरियनिज्म, कि एक सिंगल पावर है और वो क्या है? आपकी मिलिट्री. ठीक है, डिड यू गेट दिस? ये बहुत सिंपल पॉइंट है. ठीक है, जब पावर एक के पास होती है ना, एक जो है इंस्टीट्यूशन के पास होती है, तो हमेशा याद रखिएगा कि वहां पे डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करेगी. ठीक है, तो वहां पे अनडेमोक्रेटिक कल्चर होता है. ये आपने माइंड में रखना है. अब देखिए, गवर्नमेंट जो है वो कैसे फुलफिल कर रही है इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. सबसे पहले गवर्नमेंट जो होती है ना, उसको इलेक्ट जो है ना वो लोग करते हैं. ये वन ऑफ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है. ठीक है, अब हम क्यों इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को? हम जो है नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनको क्यों इलेक्ट करते हैं? ताकि वो हमारा जो काम है, हमारा जो इंटरेस्ट है, उसको पूरा कर पाए. ठीक है, पावर्टी को कम करें. पावर्टी किसका जो है सबसे बड़ा मकसद है? किसका जो है सबसे बड़ा इंटरेस्ट किसका है? इसमें अवाम का है ना. ठीक है, तो ये एक्चुअल पर्पस गवर्नमेंट का ये होता है. जब गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी, मिलिट्री रूल आ जाएगा, डोमिनेंस आ जाएगी मिलिट्री की, तो डेमोक्रेसी क्या होगी? डेमोक्रेसी जो है वो फेल होगी. सिंपल है. ठीक है, तो अब देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ डेमोक्रेसी, फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, जो कि हमारे 1947 से ही फेलियर रहा है. सबसे पहले आपका स्टार्टिंग से इट इज अ ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर. पाकिस्तान का जो स्टेट स्ट्रक्चर है ना, दैट इज ओवर डेवलप्ड. अब हमजा अलवी हैं, ही रोट अ बुक द स्टेट इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज. अच्छा, ये मटीरियल इतना बेहतरीन मटीरियल है ना डेमोक्रेसी का. मैं आपको कहती हूँ कि अगर ये प्लीज़ प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि इसको जो है ना ज़्यादा फॉरवर्ड ना करें, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगा. मैंने इवन हर पॉइंट पे कोई ना कोई रेफरेंसेस डाली हैं इसमें. ठीक है, बुक्स, बहुत ज़्यादा बुक्स की रेफरेंसेस हैं इसमें. ठीक है, और ये बहुत रिसर्च किया हुआ मटेरियल है, तो इनको ज़्यादा ना कॉमन ना किया करें. जो स्मॉल सर्किल ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे, सिर्फ उनके पास ही हो. ठीक है, अच्छा, ये इवन आप इस पे ऐसे भी लिख सकते हो. इतने पॉइंट्स हैं कि आपके ऐसे के लिए भी इनफ रहेगा. आगे चलते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? हमजा अलवी डिस्क्राइब पाकिस्तान एज एन ओवर डेवलप्ड स्टेट वेयर द मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी एंड लैंडेड ओलिगार्की इनहेरिटेड एक्सेसिव पावर फ्रॉम द कॉलोनियल सिस्टम. ओलिगार्की का मतलब समझ लें. ओलिगार्की का मतलब ये होता है कि एक छोटा सा आपका सर्कल है, एक छोटा सा आपका ग्रुप है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है एक कंट्री में, और वही गवर्न कर रहा है और वही स्टेट चला रहा है. ठीक है, ओलिगार्की का सिंपल मकसद है जहां पे फ्यू पीपल होते हैं या एक ग्रुप होता है. ठीक है, जो कि
बहुत पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वेल्दी है वो, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा पावर है उसमें। कौन से आ जाते हैं उसमें? मिलिट्री आ जाती है, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, ठीक है। ओके, अब देखें क्या है आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर। उसका सिंपल मकसद है, उसका सिंपल मकसद ये है कि आपका स्टेट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ठीक है। स्टेट पावरफुल। अब आप कहेंगे ये कैसे फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी है? क्योंकि यहाँ पे स्टेट पावरफुल है। स्टेट पावरफुल का मतलब क्या है कि स्टेट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पावरफुल है, लेकिन लाइक मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, ये सब जो है पावरफुल है, लेकिन सोसाइटी आपकी पावरफुल नहीं है। जब सोसाइटी पावरफुल नहीं है तो डेमोक्रेसी कैसे प्रिवेल करेगी? सिंपल है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर। और ये किसने कहा था? किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? हमजा अलवी। These institutions became more powerful than the political leadership dominated in the state machinery. अब देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है ना गवर्नमेंट आपकी, वो क्या कर रही होती है? वो आपकी जो मासेस के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको फुलफिल कर रही होती है, उनको प्रमोट कर रही होती है, ठीक है। तो ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर में क्या होता है? आपकी मिलिट्री, आपके जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। द सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी बिकेम अ स्टेट विद इन स्टेट अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। अच्छा, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। अब सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है कि ये तीनों इंस्टीट्यूशन जो हैं वो क्या बन जाते हैं? एक स्टेट है, उसमें एक स्टेट है, स्टेट विद इन अ स्टेट। सिंपल आपकी जो ये एक समझे, स्टेट, सिविल, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, ये एक स्टेट बन गया, ठीक है। और ये एक बड़े स्टेट के अंदर है, यहाँ पे आपके लोग हैं और ये एक इटसेल्फ एक स्टेट है। पावरफुल सबसे ज्यादा कौन है? ये, ठीक है। ये एक ग्रुप जो है वो आपका पावरफुल है। फेलियर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग। आपको पता है कि स्टार्टिंग में ही जो है मुस्लिम लीग जो है वो डिवाइडेड हो गई थी, जिसकी वजह से मिलिट्री को वहां पे रूम मिलता है कि वो इंटरवीन करें। याद रखिएगा हर बार यही हुआ है जब आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जब डिवाइड हुई हैं इनटू फैक्शंस, तभी मिलिट्री को रूम मिला है और फिर उन्होंने इंटरवीन किया है, मार्शल लॉज लगी हैं, ठीक है। उसके बाद ओवर एम्बिशियस मिलिट्री लीडरशिप एंड रोल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है कि मिलिट्री, ब्यूरोक्रेटिक, एक मिनट, ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है, नेक्सस, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एस्टेब्लिशमेंट। तो ओवर एम्बिशियस मिलिट्री लीडरशिप, उनकी अपनी एम्बिशन होती थी, उनकी सेल्फ इंटरेस्ट होती थी, एंड रोल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की वजह से डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं हो पाई। क्योंकि आपको पता है कि जहां पे एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल होगी वहां पे लोग कहाँ से पावरफुल होंगे? वहां पे सिविलियन गवर्नमेंट कहाँ से जो है पावरफुल होगी? सिंपल है, ठीक है। आपकी ये सारी एग्जांपल्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। 1958 में जनरल अयूब खान ने क्या किया था? मिलिट्री मार्शल लॉ लगाई थी। ये सब वही चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद वी हैव प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, आयन टलबत व्यू, ठीक है। आयन टलबत अगेन हिस्टोरियन थे। ही रोट अ बुक पाकिस्तान अ मॉडर्न हिस्ट्री। ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है ना, दैट इज नॉट अ स्टेबल डेमोक्रेसी, दैट इज एक्चुअली अ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। अब कैसे? प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आपके स्टेट में जो डेमोक्रेसी है ना वो लिमिटेड है सिर्फ प्रोसीजर्स तक। मतलब आप इलेक्शंस तो करवाते हो लेकिन आप फ्रीडम लोगों को नहीं दे रहे हो, आप उनको पावरफुल नहीं बना रहे हो, आप जो है आपकी इलेक्शंस में मेरिटोक्रेसी है ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। कि आप प्रोसीजर्स करा रहे हो, इलेक्शंस करवा रहे हो, लेकिन मीडिया के पास कोई फ्रीडम नहीं है, लोगों के पास कोई फ्रीडम नहीं है। लोग जो है आपका एक अच्छी डेमोक्रेसी क्या है? जहाँ पे लोग जो है वो आपकी अकाउंटेबिलिटी कर पाए, आपकी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी कर पाए, ठीक है। तो वो प्रोसीजर ही नहीं है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल ही नहीं है लोगों के। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। इट इज़ वेरी सिंपल कि आप प्रोसीजर्स को तो फॉलो कर रहे हो लेकिन आप जो है इन रियल मीनिंग, इन रियल टर्म्स आप जो है डेमोक्रेसी को, स्टेबल डेमोक्रेसी को प्रिवेल नहीं कर रहे हो, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल।
उसके बाद अगेन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन टुक 9 years to be framed, showing the delay and disunity in the political processes. Thus, Pakistan failed to establish a stable democratic government capable of ensuring political continuity. ठीक है, it is very simple. Establishmentarian democracy, मोहम्मद वसीम्स व्यू. अच्छा, वो क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू वसीम द एस्टेब्लिशमेंट shorthand for the military bureaucratic nexus is a permanent feature of Pakistan's political system. सिंस द वेरी बिगनिंग हमारे जो कंट्री है ना उसमें हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा ही है. बिल्कुल स्टार्टिंग से मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक का जो नेक्सस है ना, ब्यूरोक्रेसी का नेक्सस, वो हमेशा से रहा है. ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मोहम्मद वसीम कह रहा है. अच्छा देखिए, ये पॉइंट्स थोड़े से ना कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट्स होते हैं. यहाँ पे रेफरेंसेस को ऐड करना ही इसलिए होता है ताकि आप एग्जामिनर को ये जस्टिफाई कर पाए कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. आई एम नॉट द अगेंस्ट ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी मिलिट्री. ठीक है, ये मैं नहीं कह रही हूँ. ये कौन कह रहा है? ये मोहम्मद वसीम कह रहे हैं, ये हिस्टोरियन कह रहे हैं, ये रिनाउंड राइटर कह रहे हैं. तो आपने ऐसे बताना होता है, इवन दो आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी वही हो, लेकिन आपने किसी ना किसी पे लगा देना. ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं. सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, लेकिन यू कैन हैंडल इट. आई वुड से यू कैन ईजिली हैंडल इट. अब मैंने एक ऐसे लिखा था जो कि मेरा क्लियर हो गया था CSS में 2025 में एक्चुअली, और वो क्या था? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज द वर्स्ट डेमोक्रेसी, इज द वर्स्ट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स. आगे बढ़ेंगे. और आपको पता है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हमारे यहाँ पे कितनी ज़्यादा है. मतलब मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन हर पार्टी आप देख सकते हो ना, इट इज़ वेरी लाइक वी कैन से कि इट इज़ विजिबल, विटनेस कर सकते हो इजीली. लेकिन मैंने पाकिस्तान को मेंशन ही नहीं किया था बिकॉज आई न्यू इट कि अगर मैं मेंशन करूंगी तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पता चल जाएगा एग्जामिनर को, या मैं किस पार्टी की साइड ले रही हूँ. ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे आपको हैंडल करना आना चाहिए. ठीक है, मैंने बांग्लादेश को जो है वो एक एग्जाम्पल बना दिया. मैंने पाकिस्तान को, किसी पार्टी को मैंने नहीं मेंशन किया, पाकिस्तान को ऐसे लिख लिया कि पाकिस्तान इज द केस इन पॉइंट. मेरा ऐसे क्लियर हो गया है. अब हमारे पास ये एक आर्ग्यूमेंट नहीं बचा कि अगर आप इस टॉपिक पर अटेंड करेंगे क्वेश्चन सिविल मिलिट्री पर तो ये पास नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि हमारे पास रीजंस हैं. अब पास हुआ है, बहुत से लोगों का ये टॉपिक पास होता है क्योंकि उनको हैंडल करना आता है. तो ये चीज़ें याद रखिएगा, जब भी आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आपने उसके पीछे उसकी रिसोर्स लिखनी है कि किसने कहा है ये. ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें माइंड में रखा करें. ये इतनी ईजी नहीं है जितना हम लोग जो है ना इसको ले लेते हैं. इसी वजह से फिर मार्क्स जो हैं आपके कट होते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. अब वी हैव हाइब्रिड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान ऑलवेज. हाइब्रिड डेमोक्रेसी का मतलब अगेन वही है कि इट इज़ अ मिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन एलिमेंट्स. अथॉरिटेरियन एलिमेंट्स भी इसमें आ जाते हैं और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी हैं. हमारी मिक्सचर है. ठीक है, हमारा ये समझ लें कि आप जो है ना सिर्फ आपकी एक गवर्नमेंट जो है ना वो रूल नहीं कर रही होती है, आपके पास अथॉरिटेरियन रूल भी होता है, एलिमेंट्स भी होते हैं. सिविलियन गवर्नमेंट फंक्शन अंडर द शेडो ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? अगेन एस्टेब्लिशमेंट की बात आ गई. तो एस्टेब्लिशमेंट कौन थी? ब्यूरोक्रेसी अरे एक मिनट, ब्यूरोक्रेसी प्लस मिलिट्री. तो आपका जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो अंडर द शेडो ऑफ एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही होती है. फिर वी हैव पॉलिटिकल डिसफंक्शनलिज्म. अब ये कौन कहते हैं? रसूल बख्श रईस जो है, इमेजिनिंग पाकिस्तान, उन्होंने बुक लिखी थी, बहुत अच्छी बुक है. He said the real cause of Pakistan's decline is a state is political dysfunctionalism. ये एक्चुअली ना आपके इंस्टीट्यूशंस का, आपकी गवर्नमेंट्स का भी क्या है? फेलियर है. उनको गवर्न करना ही नहीं आया. आपने खुद ने रूम दिया है मिलिट्री को कि आके वो मार्शल लॉ लगाएं. आपकी वजह से हुआ है सब कुछ. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से यही होता है. जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता है एक स्टेट में, जब आपकी फॉर एग्जांपल जो सिविलियंस हैं, आपके मैसेज जो हैं वो आपके साथ नहीं होते. ओके, अब है पॉलिटिकल डिसफंक्शनलिज्म. देखें, आपकी कंट्री में ना स्टार्टिंग से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है.
डिसफंक्शनलिज्म इसलिए कहा गया है कि आपकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, आपकी गवर्नमेंट जो है वो कैपेबल ही नहीं थी, इनकॉम्पिटेंट थी कि वो सही से जो है गवर्न कर सके स्टेट को, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपके लिए ना कॉन्फिडेंस भी नहीं था सिविलियंस में, जिसकी वजह से एक रूम बना और मिलिट्री उसमें इन हो गई, मिलिट्री जो है वो पिक्चर में आ गई जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन ही एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट का है, जिसकी वजह से मार्शल लॉज लगी हैं। देखिए मार्शल लॉज लगती है ना, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। या तो आपकी जो कंट्री में रूल ऑफ लॉ नहीं है, या तो आपकी कंट्री में जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लोग आपसे खुश नहीं है, पार्टी बढ़ती जा रही है, तो इन सब की वजह से मार्शल लॉ लगती है। ठीक है, आपके जो मार्शल लॉ हेड होते हैं या फिर आपके चीफ होते हैं, उनकी खुद की सेल्फ इंटरेस्ट तो ऑफ कोर्स होती है, देखिए वो गवर्नमेंट की भी होती है, लेकिन इनका बड़ा रीजन ये होता है कि अगर मार्शल लॉ लग जाए ना तो फिर प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अगर आपकी जो सिविलियंस हैं वो खुश नहीं होंगे तो वो प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन जब मार्शल लॉ लगी थी ना 1958 में, तो लोगों का कोई रिएक्शन नहीं था, ठीक है। वो इसलिए था क्योंकि उनको पता था कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो इनकेपेबल है, वो इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है। एक्चुअली यही रीजन था जिसकी वजह से वो केस भी जीता था अयूब खान ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद भी ये अच्छा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, अगेन कौन कह रहा है, रसूल बख्श रईस, द रियल कॉज ऑफ पाकिस्तान डिक्लाइन एज अ स्टेट इज पॉलिटिकल डिसफंक्शनलिज्म, ठीक है। आइडिया ऑफ सिक्योरिटी स्टेट एंड स्टेट बिल्डिंग प्रोसेस। अब देखें हसन अस्करी रिजवी क्या कहते हैं, कहते हैं हमने स्टार्टिंग से ना सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। क्यों? क्योंकि हमारा स्टार्टिंग से सिक्योरिटी स्टेट ही रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में 1948 में कश्मीर वॉर, फिर 1965 में इंडो पाक वॉर, फिर 1971 में हम आ गए ये सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो हम हमेशा जो है ना इसी में ही रहे हैं, हमारा मेन फोकस सिक्योरिटी पर ही रहा है। हमने निगलेक्ट कर दी सोशल डेवलपमेंट, हमने निगलेक्ट कर दी तो हसन अस्करी रिजवी भी यही कहते हैं कि आपका जो आपने हमेशा जो है ना सिक्योरिटी पे फोकस किया है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा स्टेट ही सिक्योरिटी स्टेट रहा है। स्टार्टिंग में 1948 में कश्मीर वॉर, 1965 में इंडो पाक वॉर हो गई, फिर 1971 में सेपरेशन ऑफ ईस्ट बंगाल। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमने फोकस ही सिर्फ सिक्योरिटी पे किया है और हमने निगलेक्ट कर दी सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस। तो इसकी वजह से जो है हमने जो है डेमोक्रेसी को प्रिवेल नहीं किया, क्योंकि देखें जहाँ पे सोशल डेवलपमेंट नहीं होगी ना वहाँ पे डेमोक्रेसी हमेशा फेल ही होती है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की जो इंटरेस्ट है उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा। लोग क्या चाहते हैं? लोग यही तो चाहते हैं सोशल डेवलपमेंट हो, पॉवर्टी कम हो, उनके लिए जो है सहूलतें जो हैं वो बढ़ें। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर है वीक सिविल सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस। अच्छा, सिर्फ गवर्नमेंट पर लगाना, इल्ज़ाम लगाना ये भी ठीक नहीं है ना। आपकी सिविल सोसाइटी जो है ना वो भी बहुत वीक थी, एनजीओज बहुत ज़्यादा, मतलब कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी इन गवर्नमेंट या इन पॉलिटिक्स। तो इसकी वजह से भी यही है कि डेमोक्रेसी फेल हुई। इनको अपने राइट्स का नहीं पता था, वोटिंग का नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। दूसरा इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस, अगेन पार्लियामेंट, जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट, ये सब बहुत वीक थी। वीक पॉलिटिकल पार्टीज एंड डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। अच्छा, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का आप लोगों को पता होगा कि एक फैमिली जो है वो पूरी पॉलिटिकल पार्टी पर क्या होती है, डोमिनेंट होती है। तो ये एक्चुअली पावर ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक ही सिंगल फैमिली की, ठीक है। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। उसके बाद क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस। क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस क्या है? डॉक्टर अकमल हुसैन डिस्क्राइब्स पाकिस्तान इज अ बैडली गवर्नड स्टेट, ठीक है। उसको गवर्न ही सही नहीं किया गया। आप लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, गवर्नमेंट्स ने पाकिस्तान को सही से गवर्न ही नहीं किया, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हसन अस्करी? बैडली गवर्नड स्टेट, ठीक है। परसिस्टेंट करप्शन थी, नेपोटिज्म थी, लेक ऑफ मेरिटोक्रेसी, इनएफिशिएंसी हैव कॉज्ड अ क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये ही तो है एक्चुअली रीजन फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी का, ठीक है।
उसके बाद वी हैव मिलिट्री इंटरवेंशन एंड डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये वही मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस है। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है कि मार्शल लॉ लगने के बाद ये जस्टिफाई किया गया था क्योंकि ये ज़रूरत थी, इसीलिए मार्शल लॉ लगी, क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं था, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, क्योंकि आपकी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस थी, इस वजह से जो है उस वक्त ये ज़रूरत थी। और दूसरा मिलिट्री इंटरवेंशन, मार्शल लॉज जो थी आपकी, एथनिक डिवीजन्स थी, एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स, एथनिक ग्रीवेंसेस, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज या आपकी गवर्नमेंट जो थी ना, दे एक्चुअली फेल्ड। ठीक है, वो कैसे फेल हो गई, उन्होंने जो डिवीजन है ना, एथनिक डिवीजन्स, उनको ख़त्म ही नहीं कर पाई वो। ठीक है, उन यूनिटी ही नहीं रही, यूनिटी ही प्रिवेल नहीं हुई, यूनिटी को प्रमोट ही नहीं कर पाई। ठीक है, अब वो क्या, आप देखें कैसे जो है ना इंट्रा प्रोविंशियल डिवीजन्स स्टिल एग्जिस्ट। आपको पता है बलोच पश्तून्स ज़्यादातर डोमिनेंट है बलोचिस्तान में, पंजाबी सराइकीज़ इन पंजाब, पश्तून्स हिंद को, केपी में सिंधीज़ मुहाजिर्स इन सिंध। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता